Good morning, friends and students. Welcome to Astha Group of Education online video classes, and we will discuss about the green algae. First is Olvox. पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने सेवालों के जनरल कैरेक्टर्स, उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में तथा सेवालों के प्रकार के बारे में तथा सेवालों में थोड़ा बहुत मात्रा में लैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि जो सेवाल होते हैं उन्हें डिफरेंट क्लासों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कोई सेवाल क्लोरोफाइसी थे, कोई जेंथोफाइसी थे, कोई फियोफाइसी थे और कोई रोडोफाइसी थे। तो हमें चारों ही क्लासों के सेवाल को यहाँ पर स्टडी करना है। एक तो कुछ सेवाल तो हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत स्टडी करेंगे और कुछ जो सेवाल के मेंबर है उनको यूनिट थर्ड के अंतर्गत स्टडी करेंगे। मतलब यूनिट सेकंड और जो यूनिट थर्ड है पेपर फर्स्ट की, उसमें हमें एल्गी के बारे में या सेवालों के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड में हमारे पास सेवालों के 4 मेंबर हैं और वह सेवाल कौन सी क्लास के हैं? तो वह सेवाल है क्लोरोफाइसी क्लास के। तो क्लोरोफाइसी क्लास के हमें 4 मेंबर्स को स्टडी करना है। जैसे एक तो ओलवॉक्स है, एक कारा है और एक ईडोगोनियम है और एक पोलियोकेट है। तो इन चारों ही मेंबर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट मेंबर को। और फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है यहाँ पर? ओलवॉक्स। तो जो ओलवॉक्स है ये किसका, कौन सी क्लास का मेंबर है? क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है, या जो हरे सेवाल होते हैं उनकी कैटेगरी के अंतर्गत ही यह आता है। तो अगर ओलवॉक्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ओलवॉक्स के जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो क्लास है वह कौन सी है? क्लोरोफाइसी। अगर क्लोरोफाइसी क्लास है तो इनमें कौन कौन से पिगमेंट होंगे? तो मैंने बताया था आपको, एक तो क्लोरोफिल ए होगा, एक क्लोरोफिल बी होगा और विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स होंगे और बाइलोजेंथिन, जेंथोफिल्स जैसे पिगमेंट होंगे। इसी कारण जो क्लोरोफाइसी के मेंबर है वह उच्च पादपों से समानता प्रदर्शित करते हैं और साथ ही इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह भी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है और इनमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च पाया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के, जिसके कारण वह उच्च पादपों से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसकी क्लास की बात करें तो क्लोरोफाइसी, इसके बाद इसके ऑर्डर या गण की बात करें तो कौन से गण में रखा गया है ओलवॉक्स को? तो वह है ओल्वोकेलीज गण में रखा गया है। किसमें रखा गया है? ओल्वोकेलीज में रखा गया है। इसके बाद इसके फैमिली या इसके कुल की बात करें तो कौन से कुल का मेंबर है यह है वोल्वोकेसी कुल का मेंबर है। कौन से कुल का? वोल्वोकेसी कुल का मेंबर है। और वोल्वोकेसी कुल में एक जीनस है जिसका नाम है ओलवॉक्स। तो जो ओलवॉक्स है यहाँ पर क्या है? जीनस या वंश है और इसकी कई अन्य जातियां हैं जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज है या स्वच्छ जल है वहां पर देखने को मिलेंगी। हमने जब सेवालों के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे वहां पर देखा था कि जो सेवाल्स होते हैं वह दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। एक तो स्वच्छ जल में और एक लवणीय जल में, जिसमें सेलिनिटी या लवण की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर पाए जाते हैं। तो जो ओलवॉक्स है ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है और वहां पर हमने यह भी देखा था कि जो क्लोरोफाइसी के अधिकांश जो मेंबर है या मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर है वह स्वच्छ जल में या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे नदियों का जल, झीलों का जल, जिसमें लवण की मात्रा एब्सेंट होती है या न के बराबर होती है, तो वहां पर मिलेंगे। तो जो ओलवॉक्स है ये कैसा है? स्वच्छ जलीय सेवाल है। कौन सा सेवाल है? स्वच्छ जलीय सेवाल है। मतलब अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वोल्वॉक्स जल में पाया जाता है और कौन से जल में पाया जाता है? स्वच्छ जल में पाया जाता है। और एक कौन से कलर का होता है? हरे कलर का होता है, क्योंकि क्लोरोफाइसी का मेंबर है तो इसका कलर कौन सा होगा? हरा होगा। और किसकी वजह से होगा? इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से होगा। और
जो क्लोरोफाइसी शैवाल है या फिर जो वोल्वॉक्स शैवाल है, यह एक कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, मतलब एक सदस्य के रूप में नहीं मिलेगा। ये इसकी जो कोशिकाएं होती है वह आपस में एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर व्यवस्थित होकर एक कॉलोनी का निर्माण करती है। तो जो वोल्वॉक्स शैवाल है ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाएगा। किसके रूप में? कॉलोनी के रूप में देखने को मिलेगा। और इसकी जो कॉलोनी होती है वह कैसी होती है? गोल या गेंद के समान या अंडाकार आकृति की होती है। तो कॉलोनी कैसी मिलेगी? गोल या राउंड शेप मिलेगी, जिसमें लगभग 500 से 7,000 तक कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। और प्रत्येक स्पीशीज की जो कॉलोनी है उसमें सदस्यों की संख्या या कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह एक फिक्स होती है। इसी कारण वोल्वॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है, क्योंकि कॉलोनी में जो संख्या होगी कोशिकाओं की या सदस्यों की वह एक फिक्स होगी। जैसे किसी कॉलोनी में 500 है, किसी कॉलोनी में 20,000 हो सकती है और किसी कॉलोनी में 60,000 हो सकती है। मतलब प्रत्येक स्पीशीज की कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या एक फिक्स नंबर में होगी और उस प्रकार की कॉलोनी को कहा जाता है सिनोबियम कॉलोनी। और वोल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है? सिनोबियम कॉलोनी होती है। और वोल्वॉक्स की कॉलोनी की जो परिधीय भाग की जो कोशिकाएं हैं वह उनमें क्या पाई जाती है? उनमें कशादिका पाई जाती है। जैसे मान लिया जाए कि कॉलोनी है वोल्वॉक्स की, तो यहाँ पर जो परिधीय भाग की कोशिकाएं होगी इनमें क्या पाई जाती है? कशादिकाएं पाई जाती है। और इन कशादिकाओं की सहायता से ही जो वोल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वह गति कर पाती है। इसी कारण वोल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसे चल सिनोबियम कहा जाता है। चल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कशादिकाएं प्रेजेंट है, जिसके कारण जो वोल्वॉक्स है लुढ़कता हुआ वृद्धि करता है। इसी कारण इसे चल सिनोबियम भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो वोल्वॉक्स है ये शब्द आया कहां से। तो जो वोल्वॉक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या वोल्वॉक्स शब्द का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है वोल्वियर से। किससे? वोल्वियर से। और वोल्वियर का जो लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वह होता है लुढ़कना। क्या होता है? लुढ़कना। इसी कारण वोल्वॉक्स को लुढ़कता हुआ शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुढ़कता हुआ शैवाल कहा जाता है। क्योंकि वोल्वॉक्स जो शब्द आया है वो कहां से आया है? वोल्वियर से आया है। और वोल्वियर का क्या अर्थ है? लुढ़कना। इसी कारण वोल्वॉक्स को लुढ़कता हुआ शैवाल भी कहा जाता है। अगर इसकी जातियों की हम बात करें तो पृथ्वी पर कुछ इसकी विशिष्ट जातियां पाई जाती है जो कि अधिकांश मात्रा में हमें जो स्वच्छ जल की वाटर बॉडीज होती है जैसे झीलों में, तालाबों में, नदियों में और यहाँ तक कि जो गड्ढे होते हैं या फिर हमारे घरों की पानी की टंकियाँ होती हैं उनमें भी वोल्वॉक्स पाया जा सकता है। मतलब कहाँ पर मिलेगा? ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। और इसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी? एक गोलाकार या अंडाकार आकृति की होगी जो कि हरे रंग की हमें दिखाई देगी और उनमें यह लुढ़कता हुआ वृद्धि करता रहता है। इसके बाद कुछ इसकी स्पेसिफिक जातियों की बात कर लें तो जो वोल्वॉक्स ग्लोवेटर है इसकी एक जाति है। इसी प्रकार वोल्वॉक्स ओरियस इसकी अनदर जातियां हैं और वोल्वॉक्स पोलिफिकस इसकी तीसरी जाति है। इसी प्रकार इसकी अन्य जातियां भी है जैसे वोल्वॉक्स रूसेल्टियाई, वोल्वॉक्स अफ्रीकेंस, इसकी कुछ अन्य जातियां भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो कॉलोनी है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो पहले हम कॉलोनी का और कॉलोनी के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका का हम अध्ययन करेंगे तो उनका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से उसे समझते हैं। अगर वोल्वॉक्स की कॉलोनी और कॉलोनी के अंदर कोशिका की संरचना की बात करें तो जो वोल्वॉक्स की कॉलोनी होती है वह हमें इस प्रकार की दिखाई देती है जो कि अंडाकार
या गोलाकार आकृति की होगी या दीर्घवृत्ताकार आकृति की होगी, जो कि वाटर बॉडीज के अंदर गेंद के समान लुढ़कती हुई अवस्था में पाई जाती है। अब इसकी कॉलोनी का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, तो एक जो जिलेटिनस जो मैट्रिक्स होता है या जो जिलेटिनस आगात्री होती है, उसके चारों ओर कोशिकाओं के एक लाइन में व्यवस्थित होने से किसका निर्माण होता है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का निर्माण होता है। मतलब इसकी कॉलोनी के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, जिलेटिनस आवरण पाया जाता है। इस जिलेटिनस आवरण पर जो कोशिकाएं होती हैं वह एक लाइन के रूप में नियमित क्रम में अरेंज होकर किसका निर्माण करती है, कॉलोनी का निर्माण करती है। और यहाँ पर जो यह कॉलोनी दिख रही है, इस कॉलोनी को क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया, सिनोबियम कहा जाता है। अब कॉलोनी को सिनोबियम क्यों कहा जाता है, तो इसकी कॉलोनी में क्या होता है, जो ये कोशिकाएं दिख रही है आपको, इन कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह फिक्स होती है। प्रत्येक जाति में कॉलोनी की संख्या फिक्स रहेगी, एक निश्चित संख्या में रहेगी। इसी कारण वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर की, किसकी, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर की, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर की, तो इसकी कॉलोनी में जो सदस्यों की संख्या है वह 20,000 होती है, या इसकी कॉलोनी में जो कोशिकाओं की संख्या है वह 20,000 होती है। इसी प्रकार अगर वॉल्वॉक्स ओरियस की बात करें, कौन सी जाति, वॉल्वॉक्स ओरियस, इसकी कॉलोनी में केवल 500 कोशिकाएं पाई जाती हैं लगभग। और अगर हम वॉल्वॉक्स रुसेल टाइप की बात करें, इसकी वॉल्वॉक्स रुसेल टाइप, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कॉलोनी में जो सदस्यों की जो संख्या है वह लगभग 60,000 तक होती है, मतलब 60,000 इसमें पाई जाएगी। इसी कारण प्रत्येक जाति की जो कॉलोनी है उसमें कोशिकाओं की संख्या फिक्स होने के कारण इसे सिनोबियम कहा जाता है। और कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या 500 से 60,000 तक हो सकती है। जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर में 20,000 पाई जाती है, वॉल्वॉक्स ओरियस में 500 और वॉल्वॉक्स रुसेल्टाई में 60,000 जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद अगर हम कॉलोनी की संरचना को देखें तो कॉलोनी किस आकृति की हमें दिखाई दे रही है, गोल या अंडाकार या दीर्घवृत्तीय आकृति की दिखाई दे रही है। और कॉलोनी की जो अग्रभाग की जो कोशिकाएं होती है या जो परिधीय कोशिकाएं होती हैं, उनमें प्रत्येक कोशिका के पास 2 कशाभिकाएं होती है या 2 प्रतोद कशाभिकाएं होती हैं। और इन कशाभिकाओं की सहायता से कॉलोनी क्या करती है, गति कर सकती है, मतलब लुढ़क सकती है। इसी कारण इसकी कॉलोनी को चल सिनोबियम भी कहा जाता है। अब कॉलोनी के अंदर आपको कुछ यहाँ पर डॉटर कॉलोनियां भी दिख रही होगी, क्या दिख रही है, डॉटर कॉलोनी, मतलब वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर कुछ हमें पुत्री कॉलोनियां भी देखने को मिल सकती है। और पुत्री कॉलोनियों का निर्माण कब होगा, जब वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो उस दौरान क्या होता है, इसके कॉलोनी के अंदर एक छोटी छोटी कॉलोनियां का निर्माण हो जाता है, जिन्हें पुत्री कॉलोनियां कहा जाता है। और जब ये कॉलोनी नष्ट होगी तो ये पुत्री कॉलोनियां बाहर की ओर आकर एक नई कॉलोनी या बड़ी कॉलोनी, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा एक नई कॉलोनी का निर्माण कर लेगी। अब जो ये कॉलोनी की जो कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। और किनके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, तो जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा, या जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है उनके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। किनके द्वारा, जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा या जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा, या साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट या प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट, उनके द्वारा जो कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। और कॉलोनी के अंदर जो यहाँ पर ये गुहिका दिख रही है आपको, तो कॉलोनी कैसी है, गोलाकार है। और इसके अंदर की ओर जो गुहिका है इसमें या तो जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है या फिर जल भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जिलेटिन मैट्रिक्स या जल
आपको देखने को मिल सकता है। क्या भरा हुआ रहता है? जिलेटिनस मैट्रिक्स या जिलेटिनस आगात्री, या इसमें जल भरा हुआ हो सकता है। अब जो ये कॉलोनी है, इसका कलर कैसा है? क्लोरोफाइस का मेंबर है तो हरा रंग है, और इसी वाटर बॉडीज में जब इनकी कॉलोनी की संख्या बढ़ जाती है या वॉल्वॉक्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस वाटर बॉडी का कलर भी कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलोनी में हमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक तो अग्रभाग की कोशिकाएं या जो परिधीय भाग की जो कोशिकाएं होती है वह, और एक इसके केंद्र में अंदर की जो कोशिकाएं होती है वह, मतलब दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी। एक तो परिधीय भाग की कोशिकाएं जो कि कॉलोनी को गति कराने में सहायक है, मतलब इनमें क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती है। और ये कौन सी कोशिकाएं हैं? तो ये कायिक कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? कायिक कोशिकाएं, जो कि कॉलोनी के परिधीय भाग में उपस्थित होगी और इनके ऊपर क्या पाई जाती है? दो प्लकोत कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो कि कॉलोनी को गति कराने में सहायक है। और अंदर की ओर की जो कोशिकाएं हैं यह कशाभिकाहीन होगी, मतलब अंदर की जो कोशिकाएं हैं इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाएगी। और इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है जनन में भाग लेना, और जनन में भाग लेकर ये एक नई कॉलोनी का निर्माण कर सकती है। तो बाहरी ओर की जो कोशिकाएं होती है, परिधीय ओर की जो कोशिकाएं होती है उन्हें तो कायिक कोशिकाएं कहा जाता है, और इनमें क्या होती है? कशाभिकाएं प्रेजेंट होती है। जबकि जो आंतरिक भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जनन कोशिका, जो कि कॉलोनी के आंतरिक भाग में पाई जाएगी या कॉलोनी के पश्च भाग में पाई जाएगी। और इनमें कशाभिकाएं क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। अगर कोशिकाओं की साइज की हम बात करें या इनके आकृति की बात करें तो जो कायिक कोशिकाएं हैं ये छोटे आकार की होती है, जबकि जो जनन कोशिकाएं हैं ये बड़े आकार की होती हैं। और इन दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के कारण कॉलोनी में ध्रुवता पाई जाती है या पोलैरिटी पाई जाती है। जैसे परिधि की ओर तो अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और कॉलोनी के सेंटर में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं कॉलोनी को क्या करती है? ध्रुवता प्रदान करती है या पोलैरिटी प्रदान करती है। इसी आधार पर कॉलोनी को अग्र तथा पश्चिम कहा जाता है। परिधीय भाग की जो कोशिकाएं होती हैं इस कॉलोनी को क्या कहा जाता है? अग्र कॉलोनी। कॉलोनी के मतलब इस भाग को क्या कहा जाएगा? अग्रभाग, तो अग्र कॉलोनी कहेंगे। और जो जनन कोशिकाएं हैं ये कॉलोनी के पश्च भाग का निर्माण करती हैं। तो अगर कॉलोनी के अग्रभाग की बात की जाए तो वहां से समझ जाना ये परिधीय भाग की बात कर रहे हैं। अगर कॉलोनी के पश्च भाग की बात की जाए तो कॉलोनी के सेंटर की या फिर जनन कोशिकाओं की बात की जा रही है। और रिप्रोडक्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? जनन कोशिकाएं करेगी। अब इन कोशिकाओं को हम यहाँ से एक कोशिकाओं को उठाते हैं और उसकी संरचना को हम देखते हैं। तो अगर कॉलोनी की जो कोशिकाएं हैं अगर उसकी संरचना की बात की जाए तो आकृति में कैसी दिखाई देगी? तो वह आकृति में दिखाई देती है एक तो नाशपति के समान आकृति की या फिर दीर्घ वृत्ताकार आकृति की हमें दिखाई देती है। जैसे आपको यहाँ पर एक कोशिका दिख रही होगी, किसके समान है? नाशपति मतलब पीयर से, या फिर दीर्घ वृत्ताकार आकृति की हमें दिखाई देती है, जिसके शीर्ष भाग पर आधारीय कणिका से निकली हुई क्या पाई जाती है? दो प्रकोष्ठ कशाभिका पाई जाती है। और इन कशाभिकाओं की सहायता से क्या करती है? ये गति करती है। या फिर इस कॉलोनी की आकृति को हम क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिका है या जो क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है, तो उसकी कोशिका और ये जो वॉल्वॉक्स की जो कोशिका है दोनों ही समानता प्रदर्शित करती हैं। मतलब आकृति में वह भी क्लेमाइडोमोनास कोशिका भी कैसी थी? नाशपति के समान आकृति की थी। तो उस क्लेमाइडोमोनास के समान ही यहाँ पर वॉल्वॉक्स की कोशिका है। इस कोशिका में क्या है? शीर्ष भाग पर दो
प्रतोद कशाभिकाएं देखने को मिलती है जो कि आधारीय कणिका से निकली हुई रहती है। और यहाँ पर बीच में एक पैराडाइस्मस नामक फिलामेंट्स भी होता है जो कि यहाँ से केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पूरी संरचना को कहा जाता है इसका तंत्रिकीय उपकरण, जिसके द्वारा कशाभिकाओं की गति पर नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि कॉलोनी में क्या होता है, जो प्रत्येक सभी कोशिकाएं हैं इनकी जो कशाभिकाएं हैं एक फिक्स पैटर्न में गति करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब सारी कोशिका या तो इधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी, मतलब कॉलोनी को गति कराने के लिए सारी कोशिकाएं एक समान रूप से कार्य करती है। तो उन पर नियंत्रण करने का कार्य केंद्रक के द्वारा किया जाएगा। इस कारण यहाँ पर जो तंत्रिकीय उपकरण होगा वह केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण कशाभिकाओं की गति पर नियंत्रण होता है। इसके बाद हम कोशिका में देखें तो कोशिका में प्रत्येक कोशिका के चारों ओर यहाँ पर भी एक पतला जिलेटिनी आवरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पतला जिलेटिनस आवरण। यहाँ पर पूरी कॉलोनी के चारों ओर तो पाया ही जा रहा है, साथ ही प्रत्येक कोशिका के चारों ओर भी क्या मिलेगा? जिलेटिनस आवरण मिलेगा। उसके पश्चात इसमें क्या होगी? एक कोशिका भित्ति होगी जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और कोशिका भित्ति के पश्चात क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी जो कि लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और कोशिका झिल्ली कोशिका के समस्त जीव द्रव्य को घेरे हुए रहती है। और कोशिका के अग्रभाग में यहाँ पर हमें 2 से 6 तक संकुचनशील रिक्तिकाएं देखने को मिलेगी, जिनका कार्य क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन या प्रासरण नियमन का कार्य है। मतलब कोशिका की जो प्रासरणीय जो सांद्रता है वो कौन बनाए रखेगी? इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिकाएं बनाए रखेगी, जो जिनकी संख्या कितनी होगी? 2 से 6 तक हो सकती है और कोशिका के शीर्ष भाग में यह पाई जाती है। इसके बाद अगर कोशिका के आधारीय भाग की बात करें तो कोशिका के आधारीय भाग में हमें एक प्याले नुमा या प्याले के समान क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित कवक देखने को मिलेगा। आपको जो ये प्याले समान या जो कप समान जो संरचना दिख रही है, ये किसकी संरचना है? क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। क्लेमाइडोमोनास में भी प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि वोल्वोप्स की कोशिका में भी प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि कोशिका के आधारीय भाग में प्याले नुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो आधारीय भाग है इसमें यहाँ पर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे पाइरिनोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइरिनोइड कहा जाता है। और पाइरिनोइड में क्या होता है? केंद्र में तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके चारों ओर स्टार्च आच्छद या स्टार्च की पट्टियां पाई जाती हैं और इन दोनों संरचना को मिलाकर क्या कहा जाता है? पाइरिनोइड कहा जाता है। मतलब इनमें जो भोजन संग्रहण होगा इस कोशिका के अंदर वो किसमें होता है? पाइरिनोइड में होता है, क्योंकि पाइरिनोइड का जो केंद्रीय भाग है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इसके चारों ओर स्टार्च की पट्टियां पाई जाती हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कुछ मात्रा में यहाँ पर जो पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल है, बी है, ऐसे पिगमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब इस क्लोरोप्लास्ट का जो ऊपरी भाग है, क्लोरोप्लास्ट तो आधारी भाग में है, क्या इस कोशिका का जो ऊपरी भाग है इसमें क्या भरा हुआ रहता है? जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है। इस जीव द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट के ठीक ऊपर यहाँ पर जो ये भूमिका है इसमें एक केंद्रक होता है जो कि कैसा होता है? द्विगुणित प्रकृति का होता है। और केंद्रक में सभी प्रकार के जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाएंगे, जो डीएनए पाया जाएगा, केंद्रिका पाई जाएगी, केंद्र झिल्ली इसमें प्रेजेंट होगी। तो मतलब कोशिका में कैसा संगठन है? यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन है। तो जो लगभग सभी शैवाल होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन पाया जाता है, केवल हम ब्लू ग्रीन एल्गी को या नील हरित शैवाल को छोड़ दें तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन हमें देखने को मिलेगा। एटीएस प्रकार के राइबोसोम भी इसकी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और साथ ही इस कोशिका में यहाँ पर अग्र सिरे पर यहाँ पर एक आई स्पॉट या द्रक बिंदु पाया जाता है। क्या देखने को मिलेगा? आई स्पॉट या द्रक बिंदु, जिसका कार्य कोशिकाओं को प्रकाश संवेदनशील बनाना है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति
आई स्पॉट या ब्लड बिंदु मतलब जो कोशिका की जो दृश्यता है वो बनाए रखने का कार्य किया जाता है। तो ये कुछ विशेष संरचनाएं हमें इस कोशिका के अंदर देखने को मिलेगी। अब जो ये कोशिका है दूसरी कोशिकाओं से किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये तो हमने एक कोशिकाएं ली है, यह कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट या जो जीव द्रव्यीय तंतु पाए जाते हैं उनकी सहायता से दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई रहेगी, दूसरी फिर तीसरी से जुड़ी हुई रहेगी। तो ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट के द्वारा कॉलोनी की सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तो ये थी कोशिका की संरचना और साथ ही हमने कॉलोनी की संरचना को भी देखा और वोल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन, उसकी विभिन्न जो इंपॉर्टेंट जातियां थी उनके बारे में बात की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब इसके बाद हम देखेंगे वोल्वॉक्स में जनन। तो वोल्वॉक्स में अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है। तो जनन की जो स्टडी है वह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।